हम अमरनाथ जाने के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं जम्मू में भगवती नगर स्थित यात्री निवास बेस कैंप में। यहाँ हम फ्री में टेंट में रुकते हैं और रात्रि को भंडारों में खाना खाने के बाद सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होने के बाद चाय नाश्ता करते हैं और 4:30 बजे जगकर सेना के काफिले के साथ चल देते हैं पहलगाम के लिए। रास्ते में दोनों तरफ सेना के जवान हमारे काफिले की सुरक्षा में तैनात थे। रास्ते में रोड के दोनों तरफ काफिले की सुरक्षा में आर्मी के जवान हर 100 कदम पर तैनात थे। ये है हमारे काफिले का और साथ ही साथ खूबसूरत जम्मू शहर का रात्रि में खूबसूरत नज़ारा। जिस रास्ते से हम जा रहे थे उस रास्ते को वन वे कर दिया गया था और बगैर किसी रोक टोक के हमारा काफिला सरपट आर्मी की सुरक्षा में दौड़ रहा था। तरह के नज़ारे हमारे काफिले के आर्मी की भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रही थी। जम्मू से अमरनाथ के रास्ते में जगह जगह भंडारे लगे हुए थे, जहां हर तरह का खाना पीना मौजूद था। साथ ही डॉक्टरों की फैसिलिटी के साथ साथ दवाएं भी फ्री में मौजूद थी। यह है हमारे काफिले का नज़ारा, सभी लोग भंडारों में खाना खाते हुए। ये है काफिले का सुंदर दृश्य जो कि कश्मीर पहलगाम की तरफ बढ़ता हुआ। हमारा काफिला रास्ते में 2-3 बार खाना खाने के लिए और फ्रेश होने के लिए रुका, जो कि आर्मी की सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में ही पूरा काफिला था। हर भंडारे में चाय नाश्ता से लेकर खाने पीने तक का हर तरह का, यहाँ तक कि मिठाइयों का भी इंतजाम था। सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं जो कि सभी यात्रियों को फ्री में दी जा रही थी और आप जितना खा सको उतना खा सकते हो। यात्रियों के लिए पूरे रास्ते बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया था। भंडारों के आसपास खाने पीने के अलावा मेडिकल और दवाओं एवं डॉक्टर की भी सुविधा उपलब्ध थी। यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर फ्री में दवाएं ले सकते हो। और हमारा काफिला चाय नाश्ता और खाना पीना खाने के बाद आगे बढ़ चला था कश्मीर पहलगाम की ओर। सारी यात्रा के सुंदर नज़ारों को अपनी आंखों एवं कैमरे में कैद करते हुए आगे बढ़ रहा था पहलगाम की तरफ। हम आर्मी के कड़े सुरक्षा घेरे में पहलगाम की तरफ जा रहे थे। हमारी गाड़ी के पीछे भी आर्मी की गाड़ी थी। आर्मी की सुरक्षा व्यवस्था तो इतनी थी कि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी कहीं पर भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी है, जो कि अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था आर्मी द्वारा की गई थी। हमारा काफिला जम्मू से लगभग 6 बजे के करीब पहुंच जाता है पहलगाम। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हम पहलगाम बेस कैंप में, जो कि आर्मी की देखरेख में था, आर्मी के सुरक्षा घेरे में था, कई लेयर की सुरक्षा को पार करते हुए हम पहलगाम बेस कैंप के अंदर पहुंच जाते हैं। और रात्रि में रुकने के लिए हम 430 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से टेंट का किराया देते हुए रात्रि को टेंट में ठहरते हैं और भंडारों में खाना खाने के बाद सो जाते हैं। सुबह 4:30 बजे जगकर शेयरिंग टैक्सी के जरिए 200 रुपये प्रति पर्सन किराया देने के बाद हम पहुंच जाते हैं चंदनबाड़ी। ये है चंदनबाड़ी और हम अपनी यात्रा चालू कर चुके हैं काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। ये है चंदनबाड़ी का खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर बहुत सारे भंडारे एवं टेंट की व्यवस्था है। यदि आप यहाँ रात्रि को रुकना चाहते हो और अपनी यात्रा यहीं से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ रात्रि को रुक भी सकते हो और साथ ही साथ यहाँ भंडारों की भी व्यवस्था है। ये है चंदनबाड़ी बेस कैंप मार्केट का नज़ारा। चंदनबाड़ी से भंडारों में चाय नाश्ता करने के बाद सुबह 5:30 बजे हम निकल जाते हैं अमरनाथ
की ओर। सुबह का कुछ ऐसा दृश्य है। चंदनवाड़ी में सुबह हमने नाश्ते के तौर पर केवल चाय और बिस्कुट ही लिए थे, क्योंकि ज़्यादा खाने से हमें चढ़ाई चढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। पूरे रास्ते व थोड़ी थोड़ी दूर पर भंडारों की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ जो भी खाना चाहो आप खा सकते हो। और हाँ, आप ज़्यादा सामान लेकर ना आए, वरना आपको चढ़ाई चढ़ते समय दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये है चंदनवाड़ी। हम चढ़ाई चालू कर चुके हैं। सुबह 5:30 का समय है। चंदनवाड़ी से थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद हमें प्रकृति के इन सुंदर प्राकृतिक नज़ारों का आनंद मिलता है। यहाँ से बहुत ही सुंदर चारों तरफ का दृश्य दिखाई पड़ता है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, कुछ इस तरह का नज़ारा है चारों तरफ का। अभी मुश्किल से 300 मीटर ही चले हैं, एकदम खड़ी चढ़ाई आ गई है। 300 मीटर में परेशान हो गए, जबकि ये शुरुआत है। मौसम सब बना हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले भीड़ नहीं थी, अब थोड़ी सी भीड़ बढ़ने लगी है। कुछ इस तरह का माहौल है अमरनाथ यात्रा का। चढ़ाई पर 50-100 कदम चलते ही पैर दुखने लग रहे थे और साथ ही गला सूख जाता था। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक घूंट पानी का पीते हुए मैं जा रहा था। फिर भी हम वहाँ से आ गए नीचे से। जब कभी भी पैर दुखते तो मैं थोड़ा सा रुक जाता और भोले की इस यात्रा मार्ग के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए और थोड़े से फोटो और वीडियो बनाते हुए धीमे धीमे आगे बढ़ जाता। इस ऊंचाई से हमें चंदनवाड़ी और उसके चारों तरफ आसपास का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। इस समय चंदनवाड़ी काफ़ी नीचे दिखाई दे रहा है और हम काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं। साथ ही साथ यात्री मार्ग भी काफ़ी नीचे और काफ़ी घुमावदार टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए चढ़ाई की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी चंदनवाड़ी से हम मुश्किल से 1.5 या 2 किलोमीटर ही चले होंगे और पैर जवाब देने लगे हैं, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। चंदनवाड़ी से थोड़ा आगे चलते ही बहुत ही खड़ी चढ़ाई मिलती है। चंदनवाड़ी से लगभग 3-4 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद अब ढलान आ चुकी है। कुछ इस तरह का रास्ता है, सामने नीचे की ओर जा रहा है। अब नीचे की तरफ ढलान है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही फिर ऊपर की तरफ हमें खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी पिस्टल टॉप के लिए। यहाँ से अब हमें पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ दिखाई देने लग गई है। साथ ही साथ हमारे सामने कुछ पहाड़ों पर सुंदर घास के मैदान भी नज़र आने लगे हैं। चंदनवाड़ी से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर अब सामने
पिस्सू बेस कैंप है जो कि हमें नज़र आने लगा है। ये चंदनबाड़ी से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है। पहला बेस कैंप है जहाँ पर आप भंडारों का आनंद ले सकते हैं। चंदनबाड़ी में हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद दूसरे बेस कैंप जो कि चंदनबाड़ी से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसका नाम है पिस्सू बेस कैंप। यहाँ पर हमने हल्का फुल्का नाश्ता ही किया था। हालांकि यहाँ पर भंडारे में खाने की बहुत सारी डिशें थीं, लेकिन हमने हल्का फुल्का ही नाश्ता किया था जिससे कि हमें यात्रा में आगे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आगे भी पूरे रास्ते भंडारे की व्यवस्था है। चंदनबाड़ी से पिस्सू टॉप की लगभग खड़ी चढ़ाई है पूरी, जिसमें कि बहुत परेशानियों का और थकान का सामना करना पड़ता है। अब हम पिस्सू टॉप से आगे की ओर बढ़ चले हैं। पीछे पिस्सू रह गया है और अब हम जा रहे हैं शेषनाग के लिए। नीचे ग्लेशियर है जो काफ़ी पिघल चुका है, ऊपर भी ग्लेशियर है, बर्फ़ डली हुई है, पिघल चुके हैं। यहाँ लोग बता रहे थे कि बारिश कम हुई है। अब चल दिए हम शेषनाग के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे इस घास फूस की किसी ने कटिंग की हो। पता नहीं है किसके पेड़ है, झाड़नुमा पेड़ है, बहुत ही सुंदर है और बड़ी अच्छी तरीके से करीने से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सजाया हुआ हो इन्हें। शुरुआती चढ़ाई काफ़ी कठिन थी, लेकिन अब नॉर्मल है, अब दिक्कत नहीं आ रही। शुरू में काफ़ी दिक्कत आई थी चढ़ाई चढ़ने में, एकदम खड़ी चढ़ाई थी 4-5 किलोमीटर की। ये है जोजुवाल बेस कैंप और यहाँ भी काफ़ी संख्या में भंडारे लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ बहुत सारे टेंट एवं फ्रेश होने की भी सुविधा है। हमने यहाँ पर भरपेट खाना खाया और यहाँ खाना खाने के बाद आगे बढ़ चले शेषनाग के लिए। यहाँ पे चारों तरफ भंडारी भंडारे, भंडारों में कभी नहीं, थोड़ी थोड़ी दूर पे हर जगह भंडारे। चाहे जो खाओ पियो और मजे करो। जोजपाल पाल की सारा सीढ़ियां क्रॉस कर, आगे सीढ़ियां बैठना। कोने तक ले आइए। हमें यात्रा के दौरान पूरे रास्ते एक से बढ़कर एक सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे थे और नदी तो हमारे साथ साथ यात्रा मार्ग में चल ही रही थी। रास्ते में हमें ये बहुत ही खूबसूरत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए हम थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाते हैं। यहाँ से चारों तरफ का व्यू बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा था। यहाँ कई झरने नदी में गिर रहे थे, साथ ही साथ पहाड़ों के ऊपर चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। चारों तरफ का बहुत ही सुंदर नज़ारा था। मैंने यहाँ सुंदर नज़ारों का आनंद लेने के साथ साथ बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए। इस झरने की सुंदरता और साथ ही साथ इसके सामने का व्यू बस देखते ही बनता था। ऊपर पहाड़ की चोटी से गिरता हुआ झरना और सामने सुंदर घाटी, जहाँ नदी में कई झरने एक साथ गिर रहे थे, तो अपने मोह को रोक नहीं पाया और मैंने भी यहाँ बहुत सारे फ़ोटो खिंचाए। ये बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट था अमरनाथ यात्रा के पड़ाव में।
वो चलो और अब मैं बढ़ चला था आगे की ओर। अभी हमें बहुत सारा सफ़र तय करना था, क्योंकि अभी हमें शाम होने से पहले पंचतरणी पहुंचना था, जो कि यहाँ से अभी बहुत दूर है। ये रास्ता बालटाल की अपेक्षा काफ़ी लंबा है। चंदनवाड़ी से अमरनाथ गुफा की दूरी इस रास्ते से लगभग 34-35 किलोमीटर है, जबकि बालटाल के मार्ग से और अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। लेकिन इस रास्ते की खूबसूरती ये है कि इस रास्ते में जो व्यू मिलते हैं आपको, वो बालटाल के रास्ते में नहीं मिलते। इस रास्ते में एक से बढ़कर एक सुंदर व्यू आपको पूरे रास्ते दिखाई पड़ेंगे। थोड़ा सा चलने पर ही बार बार मेरी सांस फूल रही थी, जिससे कि मुझे बार बार पानी पीना पड़ रहा था। सामने दिखाई दे रही है वो है शेषनाग झील, और यहाँ से शेषनाग की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है, और ऊपर चढ़ाई है खड़ी। यहाँ से आधा किलोमीटर लगभग खड़ी सीधी चढ़ाई है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा। शेषनाग झील के ऊपर ग्लेशियर हैं बर्फ़ के, जो काफ़ी हद तक पिघल चुके हैं, लेकिन अब भी काफ़ी बर्फ़ है, जिनसे धुआं उठ रहा है। बादल छाए हुए हैं ऊपर पूरी तरह से। ये है चलो। आप अपने साथ पानी की बोतल कैरी करना ना भूलें, क्योंकि 10-20 कदम चलते ही गला सूख जाता है, जिससे आपको बार बार पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। अधिक ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की भी कमी महसूस होगी। कुछ इस तरह का नज़ारा है शेषनाग झील के चारों तरफ का। कहते हैं कि भगवान शिव ने जब पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा की ओर ले जा रहे थे, तो अपने शेषनाग को यहीं पर छोड़ दिया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्हें आज भी भगवान शिव के छोड़े हुए शेषनाग के दर्शन होते हैं। शेषनाग झील के ऊपर स्थित पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, साथ ही साथ पहाड़ों के ऊपर चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। यहाँ से शेषनाग झील के चारों तरफ का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ से अभी भी शेषनाग बेस कैंप की दूरी आधे किलोमीटर से ज़्यादा है। और अब हम आ पहुँचे हैं शेषनाग बेस कैंप पर। यहाँ से शेषनाग झील और आसपास का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अब हमें ठंड का भी एहसास होने लगा है, क्योंकि यहाँ पर ठंड यहाँ तक के रास्ते की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई है। और अब हमें सिक्योरिटी चेकअप के बाद आगे शेषनाग बेस कैंप में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। और शेषनाग बेस कैंप में चाय नाश्ता भंडारों में करने के बाद हम अपनी यात्रा की आगे की मंजिल पंचतरणी के लिए चल दिए। मैं तो पीछे देख रहा हूँ, मैंने कि प्रमोद कहाँ रहेगा, कहाँ है वो, कहाँ की बता रहे हो? अच्छा,
ये नीचे नदी में ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं, जिनके नीचे से होते हुए नदी जा रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है चारों तरफ का। ये कुछ इस तरह नदी ग्लेशियर के नीचे से निकलती हुई। चलो अभी हमें जाना है उस टॉप पे, उस टॉप से और भी ऊंचाई पे जाना है। उस पहाड़ की चोटी से नीचे झरना गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। हमें उस पहाड़ की चोटी पर ही पहुंचना है। अब हमें यहाँ से फिर नीचे उतरना है और नीचे उतरने के बाद फिर ऊपर की तरफ इस नदी को क्रॉस करते हुए बढ़ना है। पिलो उसको भी पिलो, दिक्कत नहीं है। और अब हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो हमने भी अपना रेनकोट पहन लिया है, जिससे कि ठंड से और बारिश से हमें राहत मिल रही है। बारिश के बाद चारों तरफ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो गया है। मौसम भी बहुत ही खुशनुमा बन गया है। कुछ इस तरह का नज़ारा है चारों तरफ का बारिश के बाद। नॉर्मल बारिश होती है ऐसी। बारिश के बाद हल्की सी ठंड बढ़ गई थी और मौसम काफ़ी सुहावना हो गया था, लेकिन बारिश के साथ साथ हमें खुद के भीगने से तो आनंद आ रहा था, लेकिन अपने बैग में रखे कपड़ों के भीगने का डर था, क्योंकि कपड़ों के भीगने के बाद हमारे पास और कुछ रहता नहीं और फिर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। बारिश के बाद ये है इस पूरे इलाके के पहाड़ों का खूबसूरत दृश्य। बर्फ़ सफ़ेद बिल्कुल कांच की तरह चमक रही है। इस पूरे रास्ते पर हमें जगह जगह बर्फ़ के ग्लेशियर देखने को मिल रहे थे। बीच बीच में हमें पूरे रास्ते बर्फ़ के ठोस ग्लेशियर मिल रहे थे, जो काफ़ी हद तक पिघल चुके थे, लेकिन अब भी ठोस आकार में थे, जो कि हाथों से नहीं फूट रही थी। ये है बर्फ़। हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम काफ़ी सुहावना बना हुआ है, जिससे कि यात्रा में बड़ा ही आनंद आ रहा है। तो निकालो क्यों ना। और इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच यात्रा के साथ साथ बारिश के मौसम का भी आनंद लेते हुए बड़ा ही आनंद आ रहा है। यात्रा के साथ साथ हल्की हल्की मध्यम मध्यम बारिश हो रही है, जिसका हम लुत्फ़ ले रहे हैं। इस बारिश के मौसम में बारिश होने के साथ साथ सामने वाली पहाड़ियों का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। बारिश से मौसम काफ़ी सुहावना हो गया था। और सामने एमजी टॉप या गणेश टॉप दिखाई देने लगा है। हम आ पहुँचे हैं शेषनाग झील से गणेश टॉप पर, जो कि हाईएस्ट ऊंचाई मानी जाती है इस यात्रा की। और यहाँ पर भी आर्मी की भारी सिक्योरिटी, साथ ही आर्मी के कैंप हैं, और यदि आप रुकना चाहें तो यहाँ रुक भी सकते हैं। यात्रियों के लिए भी कैंप हैं, साथ ही साथ यहाँ पर भी बहुत सारे भंडारे लगे हुए हैं। गणेश टॉप का नज़ारा चारों तरफ का बहुत ही सुंदर दृश्य। पूरी यात्रा में मेरी लाठी ने मुझे बहुत सहारा दिया है। इससे ऊपर चढ़ाई चढ़ने में बहुत आसानी होती है, इसके बगैर चढ़ाई बड़ी मुश्किल है। हमारा अगला पड़ाव है फोस बद्री भंडारा, जहाँ पर हम हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद आगे की तरफ निकल जाएंगे। इस पूरे रास्ते में सबसे बड़ा भंडारा फोस बद्री का है, जहाँ पर रहने खाने की सभी व्यवस्थाएं फ्री हैं, एवं यहाँ पर डॉक्टर्स एवं दवाइयों की भी सुविधा है। बहुत ही सुंदर भंडारे का चारों तरफ का दृश्य है।
कुछ इस तरह का नज़ारा है। एक ही भंडारा है जो सबसे बड़ा भंडारा है इस अमरनाथ यात्रा में, पहलगाम रूट में। यहाँ से 2 बजे के बाद आगे के लिए नहीं निकलने दिया जाता है, लेकिन हम लगभग 1:45 के करीब पोस बद्री से आगे के लिए पंचतरणी के लिए निकल गए। हालांकि वो हमारे पैर तो जवाब दे चुके थे, लेकिन मन नहीं मान रहा था। मन कह रहा था कि आज ही हमें पंचतरणी बेस कैंप तक पहुंचना है। सो यात्रा का रोमांच लेते हुए, यात्रा का आनंद लेते हुए धीरे धीरे हम पंचतरणी की ओर बढ़ चले थे। अभी तक हम लगभग 25-26 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। अब हमें नीचे पंचतरणी बेस कैंप दिखाई देने लगा है। चंदनवाड़ी से पंचतरणी तक की यात्रा अब हमारी लगभग पूर्ण होने वाली है। हमने सुबह 5:30 बजे चंदनवाड़ी से पंचतरणी के लिए यात्रा चालू की थी। इस समय लगभग 7 बजे का समय हो रहा है और 7 बजे हम पंचतरणी बेस कैंप पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी से। पंचतरणी में 430 व्यक्ति पर पर्सन के हिसाब से टेंट का किराया लिया गया था और यहाँ पर काफ़ी संख्या में भंडारे थे, जिसमें खाना खाने के बाद हम टेंट में सो गए और सुबह 100 रुपये की एक बाल्टी गर्म पानी की लेकर फ्रेश होने के बाद हम सुबह निकल लिए अमरनाथ यात्रा की ओर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है पंचतरणी में बना हेलीपैड। यहीं से अमरनाथ यात्रा के लिए हेली सुविधाएं चलती हैं। केवल चाहे बाल्टा रूट से आओ या पहलगाम रूट से, पंचतरणी के तक के लिए ही हेली सेवाएं उपलब्ध हैं। यहाँ से आगे की यात्रा आपको पैदल या घोड़ों पर ही करनी पड़ेगी। इस यात्रा की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये है कि इस यात्रा के पैदल मार्ग में या जम्मू से लेकर पहलगाम तक या पहलगाम से लेकर गुफा मार्ग तक खाने पीने की आपको किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आप जो कुछ भी खाओ सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी। इसलिए जो कोई भी इस यात्रा में आना चाहता है, कृपया अपने साथ खाने पीने का सामान बिल्कुल भी लेकर ना आए। यहाँ पूरे रास्ते दवाई और डॉक्टर की भी सुविधा अवेलेबल है, जो कि आपको जम्मू से और अमरनाथ तक पूरी यात्रा के दौरान हर जगह उपलब्ध है। पीछे पंचतरणी बेस कैंप और हेलीपैड दिखाई दे रहा है। अब हम निकल चुके हैं आगे की यात्रा के लिए। अब हम जा रहे हैं पंचतरणी से अमरनाथ की ओर। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा की दूरी 6 किलोमीटर है। और ये बर्फ जमी हुई है यात्रा के दोनों साइड। सुहाना मौसम है, खूबसूरत नज़ारा है सामने का। पहलगाम के रास्ते यात्रा मार्ग में पूरे रास्ते जगह जगह हमें बर्फ़ के ग्लेशियर मिले, जिन्हें काटकर यात्रा मार्ग बनाया गया था। कहीं कहीं नीचे खाई में ग्लेशियर थे, कहीं कहीं पहाड़ों के ऊपर थे। पूरे यात्रा मार्ग में ही ग्लेशियर बहुत सारे मिले। मैंने भी एक ग्लेशियर पर चढ़कर देखा तो वो एक तरह से पत्थर के रूप में ठोस था, जहाँ डंडे से भी तोड़ने पर बर्फ़ नहीं टूट रही थी। हाथों से तो बर्फ़ निकल ही नहीं रही थी ग्लेशियर से। भले ही यात्रा मार्ग में हमारे चारों तरफ ग्लेशियर थे, लेकिन फिर भी हमें
गर्मी का एहसास हो रहा था पूरे यात्रा मार्ग में। थोड़ी बहुत देर के लिए ही, कहीं कहीं कुछ क्षण के लिए ही हमें ठंड का एहसास होता था, वरना पूरे यात्रा मार्ग में हमें भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। टहनी से निकलते ही पूरे यात्रा मार्ग में हमें हेलीकॉप्टरों का शोर हर 10-15 सेकंड में कानों में सुनाई पड़ रहा था। हमको 1900 मिलेगा। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक की यात्रा में पैदल चलने में हमें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक की यात्रा में ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी। बस वो वहीं तक चढ़ाइए। नीचे की ओर बर्फी दिखाई दे रही। सामने अमरनाथ गुफा दिखाई दे रही है और अमरनाथ गुफा से यहाँ तक नीचे बर्फ का ग्लेशियर बना हुआ है, जिसके नीचे से नदी बह रही है। इस ग्लेशियर की लंबाई अमरनाथ गुफा से लेकर और यहाँ तक और यहाँ से थोड़ा आगे तक है। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के इलाके में पूरे में बर्फ का ग्लेशियर नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके नीचे से होते हुए नदी बह रही है। कहीं कहीं 100-200 फीट नदी बाहर आ रही है, जहाँ ग्लेशियर पिघला हुआ है, वरना पूरी नदी अमरनाथ गुफा से लेकर और 1.5-2 किलोमीटर तक बर्फ के ग्लेशियर के नीचे से बह रही है। हाँ, क्या सुंदर नज़ारा है चारों तरफ का, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये पूरी बर्फ जमी हुई है। सामने अमरनाथ बाबा की गुफा दिखाई दे रही है और ये नदी है जो लगभग 100 मीटर के इलाके में नदी के रूप में है। बाकी वहाँ से ग्लेशियर के नीचे होते हुए ये जा रही है। ग्लेशियर के नीचे होते हुए पूरी नदी जा रही है, लगभग 2 किलोमीटर। ये सारा बर्फ का जमा हुआ ग्लेशियर है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और आज तो धूप खिली हुई है। ये है शिव धाम का नज़ारा।
ये पूरी मेरे पीछे दिखाई दे रही है, मोटी बर्फ की परत है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। और ये नदी पूरी ग्लेशियर में समाती हुई, ऐसा लग रहा है जैसे कि गंगोत्री में गौमुख बनता है उस तरह का बन रहा है यहाँ पर ग्लेशियर। पूरी नदी और इस ग्लेशियर में समाती हुई अमरनाथ गुफा यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर वो दिखाई दे रही है, लाल झंडे लगे हुए हैं। और ये पूरी नदी इस ग्लेशियर में समा रही है। और ये हैं गुफा से पहले के खूबसूरत नज़ारे चारों तरफ के, बहुत ही सुंदर। सामने अमरनाथ गुफा दिखाई दे रही है। अमरनाथ गुफा के आसपास लेकिन धूप की वजह से इस समय भी गर्मी लग रही है। धूप की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। ये सामने अमरनाथ गुफा दिखाई दे रही है और यहाँ से मोबाइल अलाउ नहीं है, यहाँ क्लॉक रूम में रखना पड़ेगा मोबाइल। अच्छा, क्लॉक रूम तक ही ले जा रहे हैं। हाँ, ये उधर 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 इधर किस साइड? राइट साइड। जी धन्यवाद। ये सामने अमरनाथ गुफा और ये यहाँ से एंट्रेंस है इसका, वो है। वहाँ मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं है और हम जा रहे हैं क्लॉक रूम मोबाइल और अपने साथ लाए हुए सामान को जमा कराने के लिए। क्लॉक रूम में सामान जमा कराने के बाद हम निकल लिए अमरनाथ गुफा में भोले के दर्शनों के लिए, जो कि हमें लगभग 15 मिनट में ही भगवान अमरनाथ के दर्शन हो गए। 1 फीट लंबा शिवलिंग अभी भी बचा हुआ था। दर्शन करने के बाद हम वापस घोड़े से निकल लिए पंचतरणी के लिए। हमने थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद 400 रुपये में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है अमरनाथ से पंचतरणी की, वहाँ के लिए घोड़ा किया और निकल लिए पंचतरणी के लिए। वहाँ से हेलीकॉप्टर द्वारा हम जाएंगे पहलगाम। रास्ते में घोड़ों से चलने के कारण उनके पैरों से उड़ती धूल के कारण हमारा बुरा हाल हो गया था। साथ ही साथ एक बार बीच में घोड़े ने मुझे गिरा भी दिया था, जो कि बाल बाल बच गया मैं खाई में गिरने से। इसलिए जब कभी भी घोड़े पर बैठो तो बहुत ही संभल कर बैठना पड़ता है। घोड़े से पंचतरणी तक की वापसी करते हुए अमरनाथ गुफा से पंचतरणी के लिए घोड़े की सवारी। हमारे अपोजिट साइड में जो दिखाई दे रहा है वो है बालटाल जाने का रास्ता। नहीं आओ नहीं क्या गो। सामने बर्फ से लदे पहाड़ों का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। तीसरी बार आया है, उसको अच्छा लगता है। चौथी बार बाबा फिर बुलाएंगे उसको। ये गया। आगे पीछे
अब हम वापस आ पहुँचे हैं पंचतरणी हेलीपैड पर। यहाँ से पहलगाम के लिए जाएंगे हेलीकॉप्टर द्वारा। पंचतरणी से पहलगाम का किराया 4900 रुपये है। हेलीकॉप्टर में बैठते ही मैंने पायलट से पूछा कि क्या मैं वीडियो बना सकता हूं, तो पायलट ने तुरंत मुझे वीडियो बनाने की इजाज़त दे दी। ये है इन खूबसूरत वादियों का हेलीकॉप्टर से नज़ारा। हालांकि हमारा हेलीकॉप्टर काफ़ी ऊंचाई पे उड़ान भर रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि हम काफ़ी नीचे उड़ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ की चोटियाँ हेलीकॉप्टर से काफ़ी ऊंची थीं और हेलीकॉप्टर बहुत ही नीचे उड़ान भर रहा था। हेलीकॉप्टर से नीचे कश्मीर की वादियों का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा था। मैं अपने जीवन में पहली बार ही हेलीकॉप्टर में बैठा था। हेलीकॉप्टर काफ़ी ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, लेकिन फिर भी वो पहाड़ की चोटियाँ जो बहुत ऊंची थी उनसे काफ़ी नीचे उड़ान भर रहा था और पहाड़ों को क्रॉस करते हुए अब हम आ पहुँचे थे पहलगाम। ये नीचे पहलगाम शहर का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है चारों तरफ का। पहलगाम के चारों तरफ भी आसपास बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, क्योंकि ये कश्मीर का ही हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर कश्मीर की खूबसूरती भी आपको चारों तरफ देखने को मिलती है। और अब हम हेलीपैड पर उतरने वाले हैं। इसके बाद थोड़े बहुत पहलगाम घूमते हुए और रवाना हो जाएंगे जम्मू के लिए। ये हैं पहलगाम में नदी किनारे के कुछ दृश्य।